नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। मैं ललित यादव आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं। एमफिल किया है, वहां पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है मेरा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से सेपरेटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लासेस का, तो ये फ्री पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। यहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग 150 प्लस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर। आपको सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप उनकी कोई भी क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में क्लासेस मिलेंगी एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि तीनों का एक्सेस रहेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों मिल जाएंगे। जो देखना है देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप जैसा सेशन देखना चाहते हैं देखिए, कितनी भी बार देखिए। ये सब फीचर्स अनअकैडमी पर हैं और बहुत सारे रिजल्ट अनअकैडमी से रेगुलर होते हैं। देखिए, हर साल 150 से भी ज्यादा 170-80 के आसपास रिजल्ट अनअकैडमी से हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके निकल रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी मैं एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। हेल्प ये कि जब भी आप कोर्स लेंगे, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ये प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, तो यहां पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 तरीके के कोर्स दिखेंगे। इन सब में मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं। क्या? जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं फीस में डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। डिस्काउंट के लिए कैसे होगा? आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन आता है, रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है इधर। तो उस रेफरल कोड में आपको ये डालना है LYLIVE, इसको अप्लाई कर देना है, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, 25% भी होता है। कई बार आपको एक्सटेंड कोर्स 3-4-6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। जो भी ऑफर है सब ऑफर इस कोड से मिलेंगे। इसको कोड टू सक्सेस बोलते हैं। रीजन क्या? कि फीस में डिस्काउंट, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं। देखिए, आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। और वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए आपकी इस एग्जाम की तैयारी में एक टीचर का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस मैं खुद देता हूं, बिना मैनेजर असिस्टेंट के देता हूं। और मेरा यही मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है। उनके माध्यम से गाइडेंस होती है तो फिर सब लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैं खुद ही गाइड करता हूं। आप जब भी मेरे से कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात, सीधी बात मेरे से होगी। मेरी टीम सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर रिप्लाई करती है, लेकिन कॉल करते हैं तो मैं ही रिसीव करता हूं और कॉल बैक भी मैं करता हूं। हाँ, कई बार लेट जरूर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्लासेस भी ले रहा हूं। तो आपको चिंता नहीं करना। आप जब भी कॉन्टैक्ट करेंगे विद इन 24 to 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वापस करूंगा कॉन्टैक्ट, और आपकी डायरेक्ट बात मेरे से हो जाएगी। आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी चीज जाननी है आप बिंदास मेरे से बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे से एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के कोई फिर बाद में आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे की बच्चे की, सर हमने तो ऐसे ऐसे ले लिया लेकिन अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हम भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझदारी से आना है, LY लाइव कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना है। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है। फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है तो भी मैं आपको एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिला दूंगा, चाहे आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो, ठीक है। फ्री तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, हम भी एज ए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करा दूंगा, ठीक है। आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, जितनी हेल्प बन पाएगी पूरी हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कॉन्टेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सब चीजें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ मेरे एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ये कोड है, इस कोड को याद रखिएगा LYLIVE, और क्लास को लाइक शेयर करते जाना है, एकदम बिल्कुल हाई जोश के साथ क्लास में एंट्री करनी है। अब क्लास लंबी चलेगी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, एक हाई जोश के साथ रहना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें कोड याद रखिएगा LY लाइव लगाना है, मेरे से बात कर लेनी है, तो एकदम हाई जोश बताने सब दोस्त कैसे, हाउ इज द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउ इज द जोश, एक हाई जोश के साथ सब लोग आंसर दीजिए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। एकदम दौरान विश्व में परमाणु हथियारों को लेकर के एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है। जो बड़े बड़े महाशक्तियां थी, जो 5 महाशक्तियां थी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन, इन पांचों के पास परमाणु हथियार थे, पांचों ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे। अब इन्होंने ठेका लिया एक चीज का। ठेका क्या लिया? अभी बोले कि हम विश्व में शांति लाएंगे, हम विश्व से परमाणु हथियारों के संकट को दूर करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने, क्योंकि विश्व में माहौल तो बन ही चुका था और दितांत का समय उस समय चल रहा था, भारत भी परमाणु हथियारों का विरोध कर रहा था, तो इससे पहले कि कोई और क्रेडिट ले, हम पांचों ही ले लेते हैं। तो एक संधि का प्रारूप तैयार किया गया और जिसका नाम रखा गया NPT, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि देखो भाई, पहली बात तो यह कि 1 जनवरी 1968 से पहले तक जिसने भी परमाणु परीक्षण किया है वो राष्ट्र कहलाएंगे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, यानी कि उनके पास परमाणु शक्ति है। अब ऐसे में ये 5 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कौन थे? अमेरिका, ये रूस लिखा हुआ है, इसको सोवियत संघ कर लेना, USSR, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये थे। और देखिए परमाणु हथियार बनाने की ये है ना, ये भी एक बड़ी वो कार्यवाही है, बड़ी खतरनाक कहानी है। अगर हम बात करें ना परमाणु हथियारों के विकास की, अगर इसके विकास की बात करें, परमाणु हथियारों के किस तरीके से विकास हुआ, तो आपको ये सबको पता है कि 1945 में सबसे पहले USA ने किया और 1945 में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक साथ मिलकर के जर्मनी, इटली, जापान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। 1945 के तुरंत बाद अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए, जबकि पहले युद्ध साथ में थे। उनके कई कारण थे, एक तो विचारधारा का कारण था, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, शक्ति संघर्ष, कौन विश्व का दादा रहे उसकी बात थी। एक और मुद्दा था जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो एक और बहुत बड़ा मामला था, उस मामले को भी देख लेते हैं। वो मामला ये था परमाणु बम का मामला। अब कैसे? सोवियत संघ ये समझता था कि USA उसका बहुत करीबी मित्र है, खास दोस्त है, और युद्ध भी साथ लड़ रहे हैं, तो वो उसके साथ कोई भी काम करेगा तो सोवियत संघ को अपनी सहमति में लेकर के करेगा। लेकिन 1945 में जब अमेरिका ने बम गिरा दिया, तब जाकर के सोवियत संघ को पता चला कि अरे बाप रे, अमेरिका के पास इतनी खतरनाक शक्ति है, इतने खतरनाक हथियार हैं। और उस दिन सोवियत संघ का दिल टूट गया, उसको धक्का लगा। जैसे आप लोगों का दिल टूट जाता है कई बार, जब आपको कोई खास प्रिय, आपका चाहने वाला अपना कोई गहरा सीक्रेट आपसे छुपा करके रखता है, आपको नहीं बताता है, और जब आपको वो सीक्रेट पता चल जाता है तो आप एकदम से दिल आपका टूटने लगता है। ऐसे ही सोवियत संघ का दिल भी टूटा। सोवियत संघ का दिल क्यों टूटा? उसके पीछे 2 कारण थे। अगर अमेरिका इस परमाणु हथियारों की उन्नति के बारे में किसी भी देश को नहीं बताता तो सोवियत संघ हो सकता है इतना बुरा नहीं मानता। लेकिन अमेरिका ने क्या कर रखा था, इसने ब्रिटेन को इसकी जानकारी दे रखी थी। ब्रिटेन प्रारंभ से ही अमेरिका के साथ रहा है और आज भी उसका पिछलग्गू जो है वो रहा था।
अमेरिका ने ब्रिटेन को बता रखा था, उसको ब्रिटेन को इस कार्यक्रम की जानकारी थी, अमेरिका के परमाणु प्रोग्राम की। सोवियत संघ को यह बात पता चलती है, उसको यह बात पता चलती है कि भाई हम मिलकर के युद्ध लड़ रहे हैं, कंधे से कंधा मिला रखा है, अमेरिका की मदद करना चाह रहे हैं, साथ में मदद कर रहे हैं उनकी, और अमेरिका हमसे ही इस चीज के बारे में छुपा रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका कहीं ना कहीं प्रारंभ से ही यह चाहता है कि सोवियत संघ को भी कमजोर कर दिया जाए। और उस समय दूसरे विश्व युद्ध के समय कई सारी परिस्थितियां ऐसी बनी जब सोवियत संघ ने मदद मांगी थी अमेरिका और ब्रिटेन फ्रांस से तीसरे मोर्चे के लिए। तीसरा मोर्चा और ये सारी चीजें मैं शीत युद्ध, कभी आप मेरी ऑप्शनल की क्लास में आओगे तो समझाऊंगा कि किस तरीके से थे। जर्मनी ने आक्रमण कर रखा था सोवियत संघ के ऊपर, तो सोवियत संघ ने कहा था फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका से कि तुम एक काम करो, ये हमारे साथ तो लड़ रहे हैं यहां पर, तुम दूसरी तरफ से एक दूसरा मोर्चा खोल दो। दूसरा मोर्चा खोल दोगे तो जर्मनी है ना, ये दोनों तरफ से युद्ध में वो हो जाएगा, घिर जाएगा। तो ऐसे में हम इसको बड़ी आसानी से हरा देंगे और सोवियत संघ के ऊपर ये ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन कहा जाता है कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जानबूझ करके देरी की, जानबूझ करके दूसरा मोर्चा नहीं खोला ताकि सोवियत संघ को जर्मनी जितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सके, ताकि युद्ध के बाद सोवियत संघ भी महाशक्ति ना बन सके। और इस युद्ध में, जर्मनी और सोवियत संघ के युद्ध में, इन तीनों को पता था कि ये दोनों ही कमजोर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके देरी की। तो कई सारी परिस्थितियां उस समय बन चुकी थी जिससे सोवियत संघ का हार्ट ब्रेक होना दिखाई दे रहा था कि हां, उसका दिल टूटने वाला है। परमाणु हथियारों ने उसका दिल बिल्कुल तोड़ दिया। अब सोवियत संघ रुकने वाला तो था नहीं। जैसे ही इसको यह पता चला, हार्ट ब्रेक हुआ, तो सोवियत संघ ने भी अपना एफर्ट्स जो है पूरे जान लगा दी परमाणु बम हासिल करने के लिए। खूब रिसर्च किया, खूब पैसा लिया, यूएसए की खूब सारी उन्होंने की जासूसी की। अगर आपने उस टाइम की पुरानी फिल्में देखी होंगी, जेम्स बॉन्ड वाली फिल्में, उसमें सोवियत संघ और अमेरिका की जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां एक दूसरे की गुप्तचरी करते हुए दिखाई देते हैं। 1949 में जाकर के सोवियत संघ ने भी परमाणु बम बना लिया, और सोवियत संघ ने बनाया, फिर उसके बाद ब्रिटेन ने बना लिया, फिर उसके बाद फ्रांस ने बना लिया, और सबसे लास्ट में चाइना में। इन पांचों महाशक्तियों के पास परमाणु बम हो गए। यह कहानी थी परमाणु बमों के विस्तार की, विकास की। अब यहां पर आ जाते परमाणु अप्रसार संधि, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। इन्होंने कहा कि भैया 1968 से पहले, 1 जनवरी 1968 से पहले जिसके पास परमाणु बम है, परीक्षण कर लिया, वही परमाणु शक्ति संपन्न है। और बड़ी चालाकी बात, इन्होंने कहा कि अब हम करते हैं परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि परमाणु के प्रसार को रोकने की संधि। और इस संधि के तहत इन्होंने क्या कहा कि भाई, जो भी लोग इस संधि पर साइन करेंगे, इस संधि पर हस्ताक्षर करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, परमाणु ऊर्जा के लिए ईंधन और तकनीक प्रदान करेंगे। हथियार बनाने के लिए नहीं, केवल ऊर्जा के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए ईंधन और तकनीक। और अगर आपको वो एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, उसकी तकनीक चाहिए, उसका ईंधन चाहिए, तो आपको इस संधि पर साइन करना होगा। बहुत सारे देश मान गए, खुश भी हुए काफी सारे देश। एक और इसमें शर्त रखी गई, शर्त यह रखी गई कि जो गैर परमाणु शक्ति संपन्न राज्य हैं, इनके परमाणु अनुसंधान केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसको हम IAEA कहते हैं। इसका मतलब बेसिकली यह हुआ कि आपके देश में हमने परमाणु ऊर्जा के लिए ईंधन और तकनीक तो दी है, लेकिन हम उसके लिए फ्री नहीं छोड़ेंगे आपको उसके लिए निगरानी में रखा जाएगा, आपके कार्यक्रम की निगरानी रहेगी। ये 2 प्रावधान थे, बहुत सारे देश इसको मान गए। अब यहां पर मुद्दा आता है भारत का। 1970 में यह लागू हुई, हर 5 साल के बाद कहा गया कि पुनरावलोकन किया गया, 1995 में इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इतना ही जानना है आपको। अब भारत की आपत्ति थी, यह चीज समझ लीजिए, क्या आपत्ति थी समझते हैं। सबसे पहले तो 1963 की बात कर रहे हैं, जब आंशिक प्रतिबंध संधि हुई, तब उसके लिए भारत ने समर्थन दिया, लेकिन उसके 5 ही साल के बाद भारत ने इस एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर दिए। तो ऐसी क्या कायापलट हुई जो इसका हस्ताक्षर करने से भारत ने मना किए? इसके पीछे 3 सबसे बड़े प्रमुख कारण थे। देखिए, वास्तविक कारण जो था, सबसे बड़ा वास्तविक कारण जो था, वो तो यही था कि भाई भारत को परमाणु बम चाहिए था। भारत को
परमाणु बम चाहिए था। ठीक है, भारत की सिक्योरिटी के लिए चीन का खतरा था। चीन और पाकिस्तान मिलकर के भारत को नेस्तनाबूद करने का इरादा रखते थे, तो भारत को परमाणु बम किसी भी हाल में चाहिए था। तो ऐसे में ये जो संधि हुई, तो अगर इस संधि पर भारत हस्ताक्षर करता तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता कर लेता, अपनी सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ समझौता कर लेता। इसलिए भारत को उसके ऊपर साइन नहीं करना था और परमाणु बम बनाना था। लेकिन क्योंकि अंतरराष्ट्रीय माहौल है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, इसमें हम यूं बोल नहीं सकते कि हमें परमाणु बम बनाना है, हम तो परमाणु बम बनाएंगे। इस तरीके से अगर बोल देते तो सारे देश पीछे पड़ जाते भारत के, तो वो भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में हमें एक रास्ता निकालना था, बीच का रास्ता निकालना था कि भैया कोई एक ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम इस संधि पर साइन नहीं करें। क्योंकि इससे पहले हमने खूब बोला है, बहुत बढ़ चढ़ करके बोला है कि परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, समाप्त होने चाहिए, परमाणु हथियारों की हिमायती हम नहीं है, जबकि हम बना रहे हैं अब। तो उस समय संधि को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, डिटेल से स्टडी किया। जब डिटेल से स्टडी किया, इसमें कुछ लूप होल्स निकल गए। और आपको पता है हम इंडियंस लूप होल्स निकालने में बड़े माहिर हैं। संविधान के अंदर लूप होल निकाल लिए जाते हैं भाई। आज भी आजादी के 75 वर्ष के बाद भी संविधान के अंदर इतने सारे लूप होल्स लोग आज भी निकाल लेते हैं, छिद्र निकाल लेते हैं, सिस्टम के अंदर की खामियां निकाल लेते हैं। वो तो संधि उस टाइम नई नई सी आई थी, नई संधि आई तो भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। भारत बोला कि देखो भाई हम साइन नहीं करेंगे। महाशक्तियां तन गई, उनकी आंखें एकदम खुली रही। वो एकदम बोली यार ये कैसे हुआ, अभी तो तुम कह रहे थे कि परमाणु हथियार समाप्त करना चाहिए, अब हम रोकने के लिए ला रहे हैं तो तुम नहीं कर रहे। तो फिर भारत ने कहा कि देखो भाई हम पूरे विश्व को दोगलापंथी दिखाना चाहते हैं, इन महाशक्तियों की, इनकी हिपोक्रेसी दिखाना चाहते हैं। हिपोक्रेसी क्या है? तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई भारत जो है ना वो निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, संपूर्ण निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, पूर्ण रूप से हथियारों के विनाश की बात करता है। लेकिन जो ये संधि है, ये संधि परमाणु हथियारों के विनाश की बात नहीं कर रही, ये परमाणु हथियारों के केवल अप्रसार की बात कर रही है। यानी कि जिसने बना लिए वो बना लिए, आगे कोई ना बना पाए, ये कह रही है वो बात। तो इसका मतलब परमाणु शक्ति संपन्न जो राज्य हैं उनके पास ये एक विशेषाधिकार आ जाएगा कि वो अपने परमाणु हथियारों को बनाए रखें, और बाकी विश्व के देश हैं वो परमाणु हथियार नहीं बना सकेंगे। ये क्यों भाई, ऐसा भेदभाव क्यों? तुम 5 महाशक्तियों में ऐसा क्या खास है कि तुम तो परमाणु बम रख सकते हो और विश्व के दूसरे देश हैं वो परमाणु बम नहीं रख सकते? क्या तुम्हारे पास परमाणु बम रखने से युद्ध का खतरा नहीं रहेगा? स्वाभाविक सी बात से बिल्कुल रहेगा। और वो भी ऐसी महाशक्तियां जिसमें 2 साम्यवादी देश हैं और जो 2 देश आपस में टकरा रहे हैं, अमेरिका और सोवियत संघ, दूसरी तरफ चीन। तो ये ऐसे देश हैं ये जो कभी भी परमाणु बम का यूज कर सकते थे एक दूसरे के खिलाफ। तो सबसे ज्यादा शांति का खतरा तो तुम्हारे से ही है, और तुम कह रहे हो कि हम तो परमाणु बम रखेंगे लेकिन विश्व के दूसरे देश नहीं रखेंगे। तो ये अन्यायपूर्ण है, भारत ने कहा। न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड सिस्टम में, विश्व व्यवस्था में हर देश एक इकाई है और हर देश का बराबर अधिकार है, सबके साथ बराबर व्यवहार किया जाना चाहिए। तो भारत ने पहला सॉलिड पॉइंट निकाला। जैसे ही भारत ने ये पॉइंट निकाला, कई सारे देशों को ये चीज समझ में आई कि अरे वाह, भारत सच में बोल तो सही रहे, भारत के समर्थन में कई सारे लोग आ गए। ये हुआ, ठीक है। तो इस लूप होल के माध्यम से इन 2 आधार पर इन्होंने कहा कि भारत ने कि भाई हम निशस्त्रीकरण की बात करते हैं, हथियारों के विनाश करने की बात नहीं कर रहा। और दूसरा ये भेदभावपूर्ण है, परमाणु शक्ति संपन्न अपना हथियार रख रहे हैं, दूसरों को मना कर रहे हैं, तो इसलिए साइन नहीं करेंगे। ये लूप होल हमने निकाल लिया और हमने इसी चीज का ही प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया, जो कि वास्तविकता भी थी, ये गलत भी था, इसलिए नहीं भी करना चाहिए था साइन। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक वे में देखोगे, यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखेंगे, तो जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि हमें परमाणु बम चाहिए था। अगर साइन हो जाता तो फिर परमाणु बम नहीं बन पाता और चीन कब का कभी ना कभी हमला करके भारत पर कब्जा कर लेता। तो ये मामला हुआ। और उस समय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आपको उसको लेकर के मैंने जब भारत की विदेश नीति वाला चैप्टर पढ़ाया तो उसमें मैंने ये बताया था कि चीन, अमेरिका और पाकिस्तान, इनका त्रिकोण किस तरीके से जुड़ रहा था। तीनों ही भारत के दुश्मन और तीनों ही एक साथ दोस्त बन गए। तो ऐसे में भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हुआ, बहुत बड़ी जो है
चुनौती उत्पन्न हुई। ये सारी चीजें मैं आपको भारत की विदेश नीति वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, तो यहां पर अब मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगा। इससे बचने के लिए हमने सोवियत संघ के साथ संधि की 1971 में, मैत्री की संधि की। उसका फायदा भी हमें मिला। सोवियत संघ की धमकी के कारण अमेरिका ने भारत पर हमला नहीं किया, जो कि 1971 के युद्ध में भारत पर हमला करने के लिए अपना युद्ध पोत लेकर के आ गया था, ताकि वो भारत पर हमला करे, ठीक है, और भारत पर हमला करके उसको नेस्तनाबूद कर दे और पाकिस्तान की मदद करे। सोवियत संघ के साथ क्योंकि हमारी ये संधि हो चुकी थी, तो उसने अमेरिका को धमकी दी, इसलिए अमेरिका वहीं से ही वापस उल्टे पैर लौटा। तो ये एक सोवियत संघ के रूप में हमें एक विश्वास पात्र, एक विश्वसनीय मित्र जो है वो यहां पर मिला। यथार्थवादी दिशा में इंदिरा गांधी ने हमारी विदेश नीति को बढ़ाया। अब 1971 की जो ये परिस्थितियां आई, इन परिस्थितियों ने इंदिरा गांधी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई आज तो सोवियत संघ ने हमें बचा लिया, धमकी दे दी अमेरिका को परमाणु हथियार की कि अगर अमेरिका भारत पर हमला करेगा तो सोवियत संघ परमाणु हथियार छोड़ देगा अमेरिका के ऊपर, तो आज तो हम बच गए। लेकिन ऐसी परिस्थितियां तो बार बार आएंगी, और हर बार आएंगी, क्योंकि हमारे तो पड़ोस में ही दो बड़े दुश्मन हैं। कब तक सोवियत संघ हमें बचाएगा? तो इसका तो एक ही उपाय हो सकता है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, परमाणु शक्ति में, परमाणु शक्ति संपन्न बन जाएं। इसलिए इंदिरा गांधी ने परमाणु कार्यक्रम को और तेज गति से बढ़ाया और पैसा दिया। खुल करके नहीं, सीक्रेटली भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोशिश कर दी थी कि भैया ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए, भारत के पास परमाणु हथियार जल्दी से जल्दी आना चाहिए। और इसके लिए उसको वर्ड यूज करते थे, फादर ऑफ ऑल वेपन्स, मदर ऑफ ऑल वेपन्स, सभी हथियारों की मां परमाणु बम, सभी हथियारों का बाप परमाणु बम। और उसी दौरान 1974 में भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु परीक्षण कर लिया। यह भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। जैसे भारत पहला परमाणु परीक्षण करता है, टेस्ट करता है, उससे पहले तक विश्व के किसी भी देश को इस चीज की आशंका नहीं थी, अंदेशा नहीं था। लेकिन भारत जैसे परमाणु परीक्षण करता है, वैसे ही पूरे विश्व के देश एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। सब लोगों को लगता है यार ये कैसे हुआ? ये कल का आजाद हुआ देश, आजाद होने के 25 साल के अंदर अंदर 25-26 साल में उसने अपना परमाणु परीक्षण भी कर लिया। 26-27 साल हो गए थे, परमाणु परीक्षण भी कर लिया। और उसके लिए बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने सहायता भी नहीं दी। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, किसी ने भी हेल्प नहीं की। हालांकि सोवियत संघ से हमें मदद मिली थी। तो ये चीज उनको स्वीकार्य नहीं थी। भारत ने परमाणु परीक्षण किया और शांतिपूर्ण तरीके से किया, और भारत ने डिक्लेयर किया कि भाई भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने शांतिपूर्ण परीक्षण का दावा किया। इसका मतलब यह था कि हमने ये परमाणु परीक्षण किसी पर हमला करने के लिए नहीं किया। सोवियत संघ और अमेरिका जब परमाणु परीक्षण करते थे तो वो ये दिखाते थे कि देखो कितने शक्तिशाली हैं, कितना विनाश हो जाता है इस परमाणु बम से, आना मत, हमसे ना टकराना, नहीं तो छोड़ देंगे। भारत ने बोला कि नहीं, किसी को विनाश करने, किसी के ऊपर छोड़ने के लिए नहीं कर रहे, अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से उसके लिए हमने किया। लेकिन यह ध्यान रखना कि वह परमाणु हथियारों के संदर्भ में सभी विकल्प खुले जरूर रखेगा, विकल्प बंद नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पर चीजें हो भी सकती हैं। विदेश नीति में इस तरीके की चीजें घुमा फिरा करके बात की गई, और इस चीज का सबसे ज्यादा असर अगर किन्हीं पर हुआ तो दो देश थे, एक चीन और एक पाकिस्तान। चीन ने कहा कि भैया ये तो परमाणु ब्लैकमेल है। परमाणु ब्लैकमेल मतलब कि अब हमने भी परमाणु बम बना लिया, जरा हमला करके दिखाओ, हम भी छोड़ देंगे। चीन, वो चीन जो हम पर हमला कर चुका था, हमारे क्षेत्र को कब्जाए बैठा था, खुद परमाणु बम बना रखा है, वो भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये परमाणु ब्लैकमेल है, ये तो ब्लैकमेल कर रहा है विश्व को परमाणु बम बना करके। सोचिए, तो कई बार लगता है ना हास्यास्पद सी चीजें, अपने अंदर झांक करके नहीं देखना लेकिन दूसरों को करना। हम तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन दूसरा नहीं करे। जिंदगी में, आम जिंदगी में भी सबकी अपेक्षाएं इसी तरीके से होती है ना, कि हम तो बेवफाई कर सकते हैं, हम तो जितने चाहे लोगों के साथ दिल लगा सकते, प्यार कर सकते, लेकिन जो सामने वाला दिल लगा रहा है ना, वो बेवफाई नहीं कर सकता है। उसकी पसंद नहीं हो सकती है, केवल हमारी अलग अलग पसंद हो सकती है। तो यहां पर यह चीज चीन कर रहा था। पाकिस्तान ने कहा कि इससे दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ बढ़ेगी,
क्योंकि पाकिस्तान को सिक्योरिटी का खतरा हो गया इससे। भारत के परमाणु बम को बनाने से पाकिस्तान कह रहा है कि हमें सिक्योरिटी का खतरा हो गया, जबकि भारत पहले से ही शांति प्रिय देश था, कभी भी किसी के ऊपर हमला नहीं करता था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को अब ये पता चल गया, इसको बहुत बड़ा दर्द हुआ कि अरे भारत ने परमाणु बम बना लिया तो उसको भी बनाना था, तो पाकिस्तान भी उस परमाणु बम बनाने के लिए निरंतर प्रयास में लगा रहा और निरंतर प्रयास वो करता चला गया। बस फर्क ये था कि पाकिस्तान को एक बहाना मिल गया हर बार कि भारत ने पहले किया, पाकिस्तान उसके बाद में किया है, तो सीधा ब्लेम पाकिस्तान पर नहीं आता। पाकिस्तान इस चीज से खेल जाता था कि भारत के पास बम है तो मेरे पास भी होना चाहिए। जैसे भारत बोलता था कि चीन के पास बम है तो हमारे पास भी होना चाहिए, तो पाकिस्तान बोलता है कि भारत के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। वो इस तरीके से जैसे करते ना पिछलग्गुओं की तरह, उस तरीके से उसने ये चीजें अपनाई। हालांकि उस समय मामला इतना संगीन हुआ नहीं, इतनी चीजें हुई नहीं, मामला ठीक ठाक चला, ज्यादा कुछ थोड़े मोड़े प्रतिबंध लगे भी, मामला ठीक चल ही रहा था। 1977 में भारत में पहली बार 1977 में भारत में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनती है केंद्र के स्तर पर, मोरारजी देसाई की नेतृत्व में। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं, जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनती है। और वो पार्टी, वो सरकार क्या करती है, वो अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कोशिश करती है। अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन के साथ भी। और उस समय हमारे विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर भी गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की और भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका की यात्रा की। उस दौरान में 1977 से 1979 तक, 1979 तक 2 साल तक यह सरकार ने कार्य किया। फिर उसके बाद यह सरकार गिर गई। उसका कारण क्या था? उसका कारण भारत की परमाणु नीति को लेकर के भी था, और भी कई सारे मामलों में था कि सोवियत संघ तो हमारा पक्का मित्र है ही, लेकिन हमें संतुलन बिठाना पड़ेगा। हम एक महाशक्ति की दोस्ती के लिए दूसरी महाशक्ति को नाराज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके कारण संकट हमेशा बना रहेगा भारत के लिए। तो हमें मदद चाहिए अमेरिका की भी। और चीन, उसके साथ सीमा विवाद है, तो उनको सुलझाने के लिए हमें एक सही तरीके की रणनीति अपनानी पड़ेगी, बातचीत की रणनीति अपनानी पड़ेगी, मिलजुल करके उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो हमने चीन के साथ भी संबंध बनाने की कोशिश की, और यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई अंतरराष्ट्रीय समुदाय में कि ये दोनों ही कोशिशें कामयाब नहीं रही। पहला तो क्या हुआ, वियतनाम युद्ध में चीन जो है संलग्न हो गया। तो ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ करके वापस आना पड़ा। चीन के साथ चीजें नहीं बन पाई। उसी समय 1979 में क्या होता है, सोवियत संघ जो है ना, वो अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप करता है, हमला करता है। और जैसे ही वो सैन्य हस्तक्षेप करता है, अमेरिका उस समय जो दितांत की स्थिति चल रही थी, यानी कि शीत युद्ध में जो कमी आ रखी थी, उस स्थिति को तोड़ देता है, तोड़ करके बाहर आ जाता है, और एक बार फिर से नया शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और वो स्पष्ट तौर पर अमेरिका अपनी रणनीति घोषित कर देता है कि सोवियत संघ को रोकना जरूरी है, नहीं तो ये वैश्विक शांति के लिए खतरा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, उसके पीछे का कारण था। उस कारण को समझिए। कारण क्या रहा? 1945 से लेकर के 1962 तक शीत युद्ध का जो है वो पहला चरण था, पहला चरण रहा। 1962 से लेकर के 1979 तक ये दूसरा चरण था। ये समझिए भारत के परमाणु कार्यक्रम में किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने व्यवधान डाला। अगर ये अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां नहीं होती तो हो सकता है कि उस दौर में भी भारत अमेरिका के संबंध अच्छे हो जाते, और हम परमाणु हथियार में हो सकता है बहुत पहले भी बना लेते और उनका समर्थन भी जुटा लेते। लेकिन ये जो काल था ना, 1962 से 79 का काल, इस काल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था की प्रगति उतनी अधिक नहीं हुई जितनी पहले होती थी। जबकि विश्व के दूसरे देश वो बहुत तेज गति से आर्थिक विकास करते हुए आगे बढ़ने लगे। सोवियत संघ ने बहुत विकास किया, जर्मनी बहुत तेज गति से ऊपर बढ़ रहा था, दक्षिण कोरिया, जापान, बहुत सारे ऐसे देश जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सीधी टक्कर दे रहे थे कई सारे मामलों में। अब अधिकतर चीजें जो पहले केवल अमेरिका में ही उत्पादित होती थी, उस पर अमेरिका का एकाधिकार नहीं रहा।
तो ऐसे में अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली गई। अब अमेरिका को इस ताक में था, इस तलाश में था कि कैसे वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उसके सामने एक ही विकल्प था, वो विकल्प जो उसने 1917 में पहले विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वार फर्स्ट में यूज किया और वर्ल्ड वार टू में यूज किया और शीत युद्ध में यूज किया। इनमें क्या किया उसने? अमेरिका ने हथियार बेचे, खूब सारे हथियार बेचे। अमेरिका के पास यह खासियत थी कि उसके पास अत्याधुनिक हथियार बनाने की तकनीक थी, उसके हथियार गजब के होते थे, तो उन हथियारों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। ये हथियार बेच बेच करके अमेरिका सुपर पावर बना था। और शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने अपने ही सहयोगी नाटो सदस्यों को और तो अपने जो दूसरे विश्व के देश थे उनको सोवियत संघ का डर दिखा दिखा करके अपने हथियारों की डिमांड पैदा कर ली थी, खूब हथियार बेचे। तो उस समय भी इसके पास पैसे की कमी नहीं रही। लेकिन क्योंकि अब दितांत हो गया, दितांत का समय मतलब शीत युद्ध में कमी आ गई, अमेरिका और सोवियत संघ अपनी दुश्मनी को थोड़े टाइम के लिए किनारे रख दिया था, तो इस समय विश्व को भी सिक्योरिटी महसूस हुई, सुरक्षा महसूस हुई, उनको हथियारों की जरूरत नहीं थी। जब आपको युद्ध का माहौल ही नहीं है तो आप हथियार खरीद करके करोगे क्या? तो इस दौर में अमेरिका के हथियारों की बिक्री बहुत कम होगी, न्यूनतम स्तर पर आ गई, जिसकी उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ऐसे में अमेरिका ताक में था, ताक में बैठा हुआ था कि कब कोई एक ऐसी घटना हो, कोई एक ऐसा मौका मिले जिस मौके के आते ही हम इस दितांत की स्थिति से बाहर निकल जाएं। और यह मौका दे दिया सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला करके। अमेरिका रेडी बैठा था, जबकि अमेरिका का अफगानिस्तान को लेकर के कोई लेना देना था नहीं। अमेरिका कहां, अफगानिस्तान कहां, कोई मतलब नहीं बनता था। लेकिन क्योंकि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तुरंत अमेरिका निकल करके आया और बोला कि भैया सोवियत संघ तो बड़ा खतरनाक है, विस्तारवादी है, देखो अपने पड़ोसी पर हमला कर दिया, कल को ये हमारे देशों पर और बाकियों पर भी हमला कर देगा, ये तो फिर से उस विस्तारवादी नीति में आ गया, शांति को नहीं समझता है। तो ऐसे में इसको तो करारा जवाब देना पड़ेगा, और करारा जवाब देने के लिए हमारे अस्त्र उद्योग को, शस्त्र उद्योग को, हमारे हथियारों को हमें और उन्नत करना पड़ेगा, दोबारा काम पर लगाना पड़ेगा। और उन्होंने अपने हथियारों की दौड़ जो धीरे धीरे कम हो रही थी उसको और बढ़ा दिया, खूब सारे हथियार बनाने के लिए कहा, और विश्व को खतरा दिखाया कि देखो सोवियत संघ तुम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, देखो ये चीजें हो रही है, हथियार खरीद लो, हमसे हथियार खरीदो। विश्व के देश, बहुत सारे देश, खास करके नाटो के देश, वो इस चीज को घबराए, अमेरिका से हथियार लेने लगे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर आने लगी। अब ये चीज मैंने यहां पर क्यों बताई, इसका कारण था, इसका कारण यह था कि सोवियत संघ को टैकल करने के लिए अमेरिका को एक देश की जरूरत थी जिसका नाम था पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है एक फ्रंट लाइन राज्य के रूप में उभरा, जिसकी जमीन का प्रयोग करके सोवियत संघ पर हमला किया जा सकता है। तो इस समय क्योंकि चीन भी पाकिस्तान का मित्र था, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों दोस्त हो चुके थे, तो इस समय यह कहा जाता है कि पाकिस्तान को भारी मात्रा में सैन्य सहायता जो है वो अमेरिका के द्वारा दी गई, जिसमें परमाणु ऊर्जा से संबंधित सहायता भी है, जिसको हालांकि अमेरिका स्वीकार नहीं करता है, चीन भी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन यह कहा जाता है कि उस दौर में पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को बहुत अधिक थी, इसलिए उसने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के आंखें मूंद ली, कुछ नहीं कहा, और बल्कि जहां से मदद हो सकती थी तो चीन के माध्यम से मदद भी करवाई गई। यह समस्या भारत के लिए बड़ी विकट थी, और यह कहा जाता है कि चीन और पाकिस्तान के मध्य परमाणु सामग्री एवं तकनीकी हस्तांतरण किया गया। हालांकि वो उसको इनकार करते हैं, लेकिन भारत की तरफ से इस चीज को स्पष्ट संकेत है कि चीन ने पाकिस्तान को परमाणु सामग्री दी और परमाणु और तकनीक दी ताकि वो परमाणु बम बना सके। और सूत्र ये कहते हैं कि 80 का जो दशक था, उस दशक में ही पाकिस्तान के परमाणु हथियार निर्माण करने की क्षमता वो प्राप्त कर चुका था। उसके पास ये कैपेबिलिटी आ चुकी थी कि वो परमाणु हथियार बना सके, लेकिन वो बस वेट कर रहा था सही मौके के, सही मौके की तलाश में था। क्योंकि अगर अब वो परमाणु हथियार जाहिर कर देता, परमाणु हथियारों का परीक्षण कर देता, तो वो पूरे विश्व के निगाहों में फंस जाता, पूरे विश्व के देश उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाते। इसलिए चीन और अमेरिका की बात मानते हुए उसने उस दशक में परमाणु क्षमता होते हुए भी परमाणु परीक्षण नहीं किए। और सोचिए, पाकिस्तान के पास पैसा कहां से था, कोई पैसा थोड़ी, गरीब सा देश,
बिल्कुल अर्थव्यवस्था के मामले में देखोगे तो भारत के कुछ राज्य उसको पछाड़ देते हैं। तो ऐसे में ये परमाणु रिसर्च, परमाणु बम बनाने के लिए तकनीक और पैसा बहुत मोटा मात्रा में चाहिए, कहां से आया? तो स्पष्ट सी बात थी, पैसा अमेरिका ने भी दिया, पैसा चीन ने भी दिया। चीन ने तकनीक भी दी, ईंधन भी दिया, पैसा भी दिया। अमेरिका ने फंडिंग की, बहुत मोटी फंडिंग करी। वहां से हमने पाकिस्तानियां बनाना शुरू किया। तो यहां से भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे की जासूसी करते रहते हैं। भारत को अंदेशा हो गया था कि भैया पाकिस्तान अब एक मजबूत स्थिति में है, तो हमें भी हमारे परमाणु कार्यक्रम के ऊपर और जोर शोर से कार्य करना होगा। इसलिए इंदिरा गांधी के जो 1980 के दशक में, जब वो 1980 में एक बार फिर से अपने कार्यकाल में आए, तब और जब राजीव गांधी अपनी सत्ता में रहे, तब भारत के परमाणु प्रोग्राम को और उन्नत करने की दिशा में कोशिश की गई। फिर उसके बाद वो प्रोग्राम लगातार चलता रहा, गठबंधन के दौर की सरकारों में भी चलता रहा। ठीक है, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति जिया उल हक थे, उस समय उन्होंने इसके संकेत दे दिए थे कि हमारे पास परमाणु बम बनाने की क्षमता आ चुकी है। और कुछ समय के बाद हमें यह आभास हुआ कि चीन ने जो अपने परमाणु हथियार हैं उनकी तैनाती तिब्बत के क्षेत्र में कर दी है, जबकि तिब्बत को हम मानते हैं एक स्वायत्त क्षेत्र है, तिब्बत आजाद देश है, चीन ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, जबकि चीन मानता है कि तिब्बत उसी का हिस्सा है और तिब्बत में ही परमाणु हथियार चीन ने लगा दिए हैं। तो ऐसे में भारत के सामने दोनों तरफ से संकट आ गया कि दोनों तरफ से परमाणु हथियारों संपन्न शक्तियां हैं और वो हम पर हमला कर सकती हैं। इसलिए अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि परमाणु परीक्षण तो हम 1974 में कर चुके थे, 1974 में कर चुके थे, एक तो परमाणु परीक्षणों को और उन्नत तकनीक के तरफ हम अग्रसर हुए। दूसरी चीज जो हमें जरूरत थी वो ये थी, हमें एक चीज समझ में आई कि केवल परमाणु बम बनाने से काम नहीं चलेगा जब तक कि उस परमाणु बम को आप फेंकने के लिए, किसी दूसरी जगह पर लॉन्च करने के लिए आपकी तकनीक ना हो, आपके पास मिसाइल ना हो, प्रक्षेपास्त्र इसको बोला जाता है। तो ऐसे में भारत ने इस दशक में, 1980 के दशक में, हमारे सुरक्षा के मुद्दे पर दीर्घकालिक नीति के अंतर्गत 1983 में भारत ने समग्र प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम आरंभ किया। इसका मतलब यह था कि अब हम ऐसी मिसाइलें बनाना चाहते थे, ऐसे विमान हम चाहते थे जिनके माध्यम से परमाणु हथियार को कैरी किया जा सके, ले जाया जा सके और अचूक निशाना लगाया जा सके। भारत में ही बैठे बैठे पाकिस्तान भी उसकी जद में आ जाए और चीन भी उसकी जद में आ जाए, ताकि हमें युद्ध के समय अब इस चीज का एडवांटेज मिल सके। पाकिस्तान उस समय इतना ज्यादा नहीं सोच पा रहा था, वो खुश था कि परमाणु शक्ति क्षमता मिलने गई है ना, बम बनाने की शक्ति हमारे पास है। वो चीजें तभी करता है जब भारत चीजें करता है। भारत के पीछे जो भारत करता है उसी की नकल करते हुए वहां की जो सत्ता है वो कोशिश करती है। तो भारत ने यहां पर क्या, आप देखो इस तरीके की, आप अग्नि, आप नाम सुनोगे, आपने बहुत सारे आपने देखोगे तो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी श्रेणी लगातार विकसित होती चली जाती है कुछ कुछ सालों में, कुछ कुछ समय के बाद। तो हमारे पास आज के समय में परमाणु हथियारों को ले जाने वाले विमान, मिसाइलें सब हैं और हम भारत में बैठे बैठे यहीं से ही पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर सकते हैं और चीन तक भी हम मार कर सकते हैं। कितनी दूरी तक की मार करने वाली मिसाइलें हमने उन्नत कर ली हैं। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर है 26 जनवरी की पिक्चर। 26 जनवरी के दिन एक और बड़ा है, मैं आपको समझाता हूं। भारत, आप देखोगे 26 जनवरी के दिन परेड करते हैं हम, गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पे सब परेड होते हुए दिखते हैं। अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया जाता है, भारत के सभी प्रमुख सारे नेता लोग वहां पर मौजूद होते हैं। उस समय भारत के जितने भी हथियार हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, नए टैंक हैं, नए हथियार हैं, उनको वहां पर प्रदर्शित किया जाता है। जनता देख रही होती है। अब जनता को क्या मतलब है इनकी ये मिसाइल, अच्छा इस मिसाइल को देख करके जनता को क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया उनके लिए। तो देखा, अच्छा इतनी बड़ी मिसाइल है, अच्छा कितने ऐसे बम फोड़ देती है, अच्छा इतनी चीजें होती हैं। एक आम आदमी इन मिसाइल को, टैंक को देख करके बस एक आकर्षित हो सकता है कि अच्छा ये टैंक होता है, अच्छा ये मिसाइल होती है, अच्छा ये बम होता है, वो ये चीजें सोच सकते हैं। तो इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? और उसी टाइम हमारे अलग अलग फाइटर प्लेन और बहुत सारे अलग अलग आकाश में करतब भी दिखाते हैं, एकदम बिल्कुल इतने पास आकर के भी निकल जाते हैं, कुछ इंच दूरी पर जाकर के ऐसे लगेगा टकराने वाले और फिर इधर उधर हो जाते हैं, अलग अलग करतब दिखाते हैं। उसका कारण क्या होता है?
उसका कारण समझिए, उसके पीछे का गहरा अर्थ समझिए। उसके पीछे का गहरा अर्थ ही होता है कि जितने भी पूरे विश्व के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, उनके प्रतिनिधियों को तो बुलाया जाता ही है, इंटरनेशनल मीडिया उस चीज को कवरेज करता है, कवर करता है, और उसके माध्यम से भारत पूरे विश्व में अपने बाहुबल को दिखाता है, अपनी पावर को दिखाता है, दर्शाता है कि देखो ये मिसाइल है, 500 किलोमीटर तक जा सकती है, 400 किलोमीटर तक जा सकती है, 800 किलोमीटर तक जा सकती है, 300 किलोमीटर तक जा सकती है। वो ये बताता है बाकायदा कि इसकी ये खूबी है, इसकी ये खूबी है। वो खूबी इसलिए बताता है ताकि पूरे विश्व के लोगों को, देशों को ये पता चल सके कि भारत के पास ऐसी शक्ति है कि यहीं से बैठे बैठे बटन दबाएंगे और वहां पर जाकर के बम, परमाणु हथियार गिर जाएगा या बम गिर जाएगा। वो ये दिखाता है कि भारत की शक्ति कितनी बड़ी हो गई। तो दूसरे विश्व के देश वो सतर्क हो जाते हैं, और खास करके ऐसे मामलों में जब अगर वो भारत विरोधी कोई गतिविधि करना चाह रहे हो तो उनके सामने ये मैसेज चला जाता है कि देखो भारत विरोधी गतिविधियों में मत संलिप्त होना। तो ये भी एक तरीके की चेतावनी है जो हम बड़े ही प्यार से देते हैं, उनको बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, सम्मान करके दिखाते हैं, देखो जी देखो ये हथियार। जैसे फिल्मों में होता है कई बार, संजय दत्त की शायद एक मूवी मैंने देखी थी, उस मूवी में वो ऐसे करता है कि उसको किसी से फिरौती लेनी होती है, तो लोग क्या करते थे, मार पीट करके फिरौती लेते थे। उसने क्या किया कि मारना पीटना छोड़ करके उसको अपने घर बुलाया, और घर बुला करके उसको बैठा, आराम से कुर्सी पे बैठ गया और बार बार सारे हथियार निकाल कर दे, ये देखो ये घोड़ा, ये देखो दुनाली है, ये देखो इसमें इस तरीके का, ये देखो बम, ये देखो दौड़ 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 AK-47, ये देखो और दूसरी मशीन गन, खूब सारे दिखाए। सामने वाले ने खूब देखा, फिर देख कर बोला देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्यों तुम किसी दूसरे के साथ पंगा लेते हो, फलाना फलाना नेता ने कहा था कि तुम्हें उसको 1 करोड़ रुपए देने, तुमने 1 करोड़ रुपए नहीं दिए, क्यों पंगे लेते हो तुम बिना बात के, 1 करोड़ दे दो। फिर उसके बाद उसको समझ में आता है कि अच्छा यहां पर हथियार दिखा करके बुला करके वो इसलिए लाए गए थे ताकि उसको पता चल सके कि क्या चीज थी, डर थी, फिर वो दे भी देता है। यही सेम चीज एक तरीके से प्रदर्शन यहां पर किया जाता है। अब भारत के सामने संकट था कि पाकिस्तान भी के पास भी शक्ति आ चुकी है और चीन के पास तो परमाणु बम है ही, और वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, दोनों भारत के दुश्मन हैं। तो भारत को अपने परमाणु बमों को और उन्नत करने की आवश्यकता थी, अपने प्रक्षेपास्त्रों को और उन्नत करने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो इसलिए उस दौर में भारत जो है परमाणु निशस्त्रीकरण की बात तो करता रहा, लेकिन परमाणु अप्रसार के पक्ष में नहीं आया। अब एक और संधि की पृष्ठभूमि बनती है जिसको बोला जाता है समग्र परमाणु परीक्षण संधि, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इससे पहले जो संधि थी उसमें सभी जगह पर परमाणु परीक्षण करने से प्रतिबंध नहीं था। इस संधि में 1996 में जो कि प्रस्तुत की गई थी, इसमें यह कहा गया कि परमाणु प्रसार को रोकने के लिए पूरे सभी तरीके के परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, भूमिगत हो फिर चाहे जल में हो, चाहे आकाश में हो। यानी कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर आप परमाणु परीक्षण कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने यह भी कहा कि जो परमाणु हथियार बना चुके हैं ना, वो देश भी परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे। भारत को इस चीज से आपत्ति थी ना कि परमाणु हथियार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र तो भविष्य में भी कर सकते थे, अपने हथियार नष्ट नहीं कर रहे थे। तो इस बार उन्होंने भारत की एक आपत्ति को तो खत्म कर दिया, कहा कि एक तो सब कहीं परमाणु परीक्षण बैन हो जाएगा, दूसरा जिनके पास परमाणु बम है वो भी भविष्य में कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएंगे, परमाणु परीक्षण जो है बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बात कह दी। और इसमें एक प्रावधान था कि उस समय 44 राज्य थे, 44 राज्य का मतलब 44 देश, विश्व में 44 देश ऐसे थे जिनके पास परमाणु अनुसंधान की सुविधा थी। यानी कि परमाणु अनुसंधान होने का मतलब ये नहीं कि परमाणु बम है, परमाणु बम कुछ ही राष्ट्रों के पास थे, बाकियों के पास परमाणु अनुसंधान की क्षमता थी, उनके पास लैब थी, परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में वो काम कर रहे थे, और उनके पास ये संभावना थी कि अगर वो चाहें तो अभी नहीं तो भविष्य में कभी परमाणु बम बना सकते हैं। यानी कि परमाणु ऊर्जा संपन्न या परमाणु के संदर्भ में एक संपन्नता उन्होंने हासिल कर रखी थी, बस परमाणु बम नहीं बनाया था। इसमें यह प्रावधान था कि ये जो जितने भी 44 देश हैं, इनको 90 दिनों के अंदर अंदर इस संधि पर हस्ताक्षर करने होंगे, तभी यह संधि लागू होगी। अब यह संधि में इसकी विफलता इसके इसी प्रावधान में
शामिल थी। इसने आम सहमति मांग ली कि सभी देश जो है उन सभी देशों की सहमति चाहिए, सभी देशों के साइन चाहिए। अब ऐसा तो कभी नहीं होता मेरे दोस्त। ऐसी आम सहमति बना पाना ही अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और ऐसी सहमति नहीं भी बनी, ठीक है। और यह सहमति लागू नहीं हो पाई है आज तक भी। इसका कारण क्या है कि इन 44 देशों ने अभी तक भी इस पर साइन नहीं किए हैं। और साइन नहीं करने वाले प्रमुख देशों में कौन है? भारत, इजराइल। भारत ने नहीं किया तो पाकिस्तान बोला कि मैं भी नहीं करूंगा, ठीक है। भारत ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं। जैसे घर के अंदर होता ना, बड़ा भाई अगर उसको कोई चीज चाहिए तो छोटा भाई भी जिद करने लग जाता है कि नहीं मेरे को भी यही चाहिए, उसको मिली है तो मेरे को भी देना है। सेम वैसी जिद इसने यहां पर करी। इन तीनों ने साइन नहीं किया। और एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, मजेदार बात, जिन महाशक्तियों ने इस संधि को प्रस्तुत किया जिसमें अमेरिका भी शामिल था, उनका बड़ा समझना। देखना, अमेरिका, चीन, ईरान, मिस्र और उत्तर कोरिया, ये ऐसे देश थे, अगर उत्तर कोरिया को बाद में हटा भी दें, ये तो इससे निकला हुआ है, अमेरिका, चीन, ईरान और मिस्र को ले लें तो ये पहले इस संधि पर साइन करने के लिए इनकी कार्यपालिका यानी कि इनकी सरकार तैयार थी, लेकिन इनकी जो विधायिका है, इस विधायिका ने इनके ऊपर वीटो कर दिया। अमेरिका, मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो इसके ऊपर साइन करना चाहते थे, लेकिन वहां की जो विधायिका है, वहां की जो कांग्रेस है, जिसको जो संसद है उसको कांग्रेस बोला जाता है, उसने इसको खारिज कर दिया। वो कहा कि नहीं, हम नहीं साइन करेंगे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। तो सोचिए, जब महाशक्ति ही इसमें शामिल नहीं है तो बाकी देशों का नजरिया इस संधि के प्रति क्या रहेगा। तो इसको विफल होना ही था, इसके सिद्धांतों में ही था। लेकिन भारत को ने मना किया, उसके पीछे भारत को भी इसकी काट निकालनी थी, क्योंकि भारत अभी भी परमाणु निशस्त्रीकरण की बात कर रहा था, परमाणु हथियारों के समूल विनाश की बात कर रहा था। और जब ऐसी संधि आई जिससे परमाणु हथियारों पर संपूर्ण रोक लग सकती है, तो इसके ऊपर भी भारत साइन नहीं किया। तो इसके लिए भी भारत के सामने सेम मूल मुद्दा तो वही था कि चीन और पाकिस्तान मौजूद हैं, इनसे सुरक्षा करना है तो उन्नत परमाणु हथियार हमारे पास होने चाहिए, मिसाइल क्षमता होनी चाहिए। और इस संधि में हमने 2 लूप होल निकाले। पहला तो यह निकाला कि भाई जिसने परमाणु बम बना लिए उनका क्या, उनके लेकर के तो इस बार इस संधि में भी कोई प्रावधान नहीं है। अमेरिका और सोवियत संघ के साथ जो अगर हम बात करते हैं तो मेरे दोस्त, दुनिया भर की आप देखना, उनके पास परमाणु बम थे। दुनिया भर के परमाणु बम का मतलब बहुत हजारों की संख्या में। आप रिपोर्ट देखेंगे ना, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, तो आपको पता चलेगा इतने हजारों की संख्या में इनके पास परमाणु बम रहते थे। 1 मिनट दीजिए मेरे को एक बार फिर से। ठीक है, तो ऐसे में भारत ने कहा कि भाई तुम अपने हथियार नष्ट करो, तुम नष्ट करोगे तो हम भी साइन कर देंगे, क्यों नहीं कर रहे। ठीक, तो ये चीज की बात हुई। दूसरी बात जो हुई, भारत की आपत्ति सबसे बड़ी वो ये रही कि ये संधि जो है ना, ये बड़ी ही चतुराई भरी तरीके से, चालाकी भरी तरीके से विकसित राष्ट्र थोपना चाह रहे हैं विश्व के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो विकसित राष्ट्र है ना, उन्होंने एक तकनीक विकसित कर ली जिसको बोला जाता है कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक। कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक। अब कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक का मतलब बेसिकली यूं समझ लीजिए कि अब इनको परमाणु हथियार की टेस्टिंग करने के लिए भूमि में, जल में, अंतरिक्ष में परमाणु बम फोड़ने की जरूरत नहीं है। ये टेस्टिंग वो लैब के अंदर ही कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। यानी कि अपने एक सीमित एनवायरनमेंट में, अपनी जो इनकी लैब्स होती है उस लैब में वो ये इस तरीके के परीक्षण कर सकते हैं। ये क्षमता, ये पावर, ये शक्ति उन्होंने हासिल कर ली थी। तो इसके बारे में भी भारत ने ही विश्व को दिखाया, विश्व को आईना दिखाया कि देखो धोखे में मत आओ, ये महाशक्तियां जो चीज कर रही हैं रियलिटी नहीं है, ये दिखावा करती हैं विश्व शांति का, लेकिन वास्तविकता में नहीं है। ये आप सबको, हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं ये कह करके कि चलो हम भी परीक्षण नहीं करेंगे। हम वो तो मान लेते हैं कि चलो तुम नहीं करोगे, लेकिन तुम क्यों नहीं करोगे भूमि में, वायु में और अंतरिक्ष में? क्योंकि तुमने तो लैब में बनाने की वो कर ली, तुम तो लैब में टेस्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास ऐसी तकनीक आ गई है, तो तब तुम तो मना करोगे ही।
तो भारत ने इस चीज को विश्व के सामने रखा और इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए साइन नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किया। इसने कहा कि यह संधि मूलतः विकासशील देशों को परमाणु तकनीक से वंचित करने का प्रयत्न है, यानी कि विकसित राष्ट्र अपनी मोनोपोली यहां पर स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में हमने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा और 11 मई 1998 को एक ऐतिहासिक दिन भारत की परमाणु नीति के अंतर्गत जुड़ गया। हमारी परमाणु नीति में अभी तक परमाणु हथियारों को और उन्नत करने और शक्तिशाली और पावरफुल बनाने के लिए जोर चल रहा था। मिसाइल तकनीक, प्रक्षेपास्त्र, उनको ले जाने वाले विमान, उनको उन्नत करना, उनको बनाना, उनको खरीदने पर भी हमारा ध्यान जोर उस समय से था। 1998 में हम एक परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा राजस्थान में, ये मैप में आप यहां पर जगह देखेंगे, पोखरण मैप लगाओ, एक बिंदु लगा हुआ है, उस पोखरण में हमने परमाणु परीक्षण विस्फोट किए, जिसका नाम रखा हमने शक्ति श्रृंखला। ठीक है, शक्ति श्रृंखला के नाम से हमने परमाणु विस्फोट किए। इन परमाणु विस्फोटों के पीछे भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। 1990 के दशक से ही जब भारत इन तरीके की संधियों, जो भी हथियारों को विनाश करने से संबंधित संधियां थी, उनके ऊपर भारत जब साइन नहीं कर रहा था, तो अमेरिका को यह अंदेशा था कि भारत कभी ना कभी, कहीं ना कहीं फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम के ऊपर लगा हुआ है। उसने अपने जासूस भारत में छोड़ रखे थे और CIA बोला जाता है, उनकी जो जासूसी अमेरिका की, देखो जब हम सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करते हैं ना, तो अगर हम सुरक्षा एजेंसीज की बात करें तो भारत की जो विदेशी सुरक्षा एजेंसी है, जासूसी एजेंसी है, उसको हम बोलते हैं रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जो पाकिस्तान की है उसको हम बोलते हैं ISI, इसको हम बोलते हैं ISI। जो अमेरिका की है उसको हम बोलते हैं CIA। ठीक है, और उस समय तक अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध ठीक थे, बिगड़े नहीं थे, अच्छे ही थे। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना जमीन का यूज करने का वो दिखाया था, तो पाकिस्तान को अमेरिका ने खूब पैसा भी दिया था, फंडिंग भी की थी, और ये दोनों मिलकर के भी काम करते थे, भारत को अपना दुश्मन समझते थे। पाकिस्तान ने और अमेरिका ने अपने एजेंटों को भारत में छोड़ रखा था, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पीछे, साइंटिस्ट के पीछे, खास करके ऐसे जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड थे, और कई महत्वपूर्ण नेताओं के पीछे, और ऐसे सारी जगह जहां पर परमाणु परीक्षण करने की संभावना थी, खास करके पोखरण वहां पर। और इवन अमेरिका ने अपनी एक सैटेलाइट को परमानेंट भारत के ऊपर ही लगा रखा था, और वो भी पोखरण वाली जगह पर लगा रखा था कि वहां पर कहीं फिर से परमाणु परीक्षण ना कर ले। इतना ज्यादा दादागिरी कर रहा था वो, इतना दादा बना हुआ था वो। सोचिए, वो खुद ने हजारों परमाणु बम बना रखे हैं, लेकिन भारत को नहीं करना देना चाह रहा, इसलिए सैटेलाइट तक लगा रखी है, उसके ऊपर लोग बिठा रखे थे। लेकिन कहते ना, अगर आपने एक बार ईमानदारी से कोई चीज करने की ठान ली, तो फिर तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती। शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है, शायद एक, कौन सी मूवी उसका पता नहीं, कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो वही चीज थी। तो हमने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ हम तैयार थे। हमें पता था कि अमेरिका की सैटेलाइट घूम रही है, लेकिन हमें यह भी पता था कि अमेरिका की सैटेलाइट दिन में 2 बार, एक घंटे, आधे घंटे के लिए एक ऐसी दिशा में मुड़ती है जिस टाइम वो भारत के इस वाले क्षेत्र, पोखरण वाले क्षेत्र से साइड हो जाती है, और उसको दिखाई नहीं देता है, उस सैटेलाइट में पता नहीं चलता है। तो हमने जितनी भी गतिविधियां की, जितना भी काम किया, वो सारा का सारा उस टाइम पीरियड में किया जिस टाइम पीरियड में वो सैटेलाइट हमसे हट जाती थी। और जिस टाइम परमाणु परीक्षण करने वाले थे, उस टाइम भी हमने बड़ी ही चुस्ती दुस्ती दिखाते हुए उस समय परमाणु परीक्षण किया जिस समय वो सैटेलाइट हमारे ऊपर से साइड में हो गई थी, हट गई थी, ताकि किसी को सबूत ना मिल सके, किसी को दिखाई ना दे सके। हमारे वैज्ञानिक, हमारी सुरक्षा एजेंसी, इन सब ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई इसमें। और फिर फाइनली वो दिन आता है 11 मई 1998 का, पोखरण 2 इस परमाणु परीक्षण को कहा जाता है। परमाणु बम का विस्फोट किया जाता है।
ये देखिए वहां पर पोखरण में उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो उस समय पोखरण के अंदर उन्होंने खुद उस जा करके यात्रा की। परमाणु बम का विस्फोट होता है, परीक्षण किया जाता है, पूरी आसपास की धरती हिल जाती है। धरती के अंदर से एकदम ऐसे लगता है ऊर्जा का प्रवाह ऐसे जा रहा है, गाड़ियां इधर उधर तितर बितर हो जाती हैं, घरों में दरारें आ जाती हैं, कई सारी चीजें होती हैं। भूकंप का एक झटका महसूस किया जाता है, और उसके बाद पूरे विश्व को पता चलता है कि भारत ने परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद भारत, इससे पहले कि विश्व के कोई देश कुछ और बोलते, भारत खुद ही सामने आया, अटल बिहारी वाजपेयी खुद ही आए। इन्होंने कहा कि भाई इस विस्फोट का उद्देश्य जो है ना, वो न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता अर्जित करना है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी पर हमला करना चाह रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि हमारे पास न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, मतलब एक ऐसी क्षमता रहे कि कोई हम पर हमला करे तो उस समय हम उसका प्रतिकार कर सकें, उसको रोक सकें, भारत के ऊपर हमले को विफल कर सके, नाकाम कर सके। इसमें हमने ये नहीं कहा कि केवल शांति कार्यों के लिए, हमने कहा कि न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता। इसका मतलब कि हमने एक संदेश दे दिया कि हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, यह चीज कहा। और इसके साथ साथ भारत ने एक तर्क दिया, विश्व को यह समझाया कि देखो भारत जो है ना, सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ा ही चिंतित है, और हमारे पड़ोस में दो ऐसे देश हैं जिसमें एक के पास परमाणु बम है और वो हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र कब्जाए हुए है, और एक ऐसा देश है जो हम पर निगाहें जमाए रखा है, कभी भी हमला करने के लिए बार बार हमला कर देता है। ऐसे में हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, हथियार होने चाहिए, तभी हम सुरक्षा कर सकते हैं। हम हमारे देश की सुरक्षा अपने आप से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जापान की तरह नहीं है। जापान की भांति हम पर अमेरिका से परमाणु सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। जापान की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिराया, जापान ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद जापान का जो संविधान बनाया गया वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया। ये ध्यान रखिए, जापान के संविधान में ये लिख दिया गया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम शांति पर चलेंगे, पीस पर चलेंगे। क्योंकि दो विश्व युद्धों में अमेरिका, जापान के जैसे छोटे से देश ने अमेरिका जैसे बड़े महाशक्ति को हिला करके रख दिया था, तबाही मचा दी थी। तो और तो कोई रास्ता था नहीं जापान को कंट्रोल में करने का। तो एक तो उस समय जब आत्मसमर्पण किया तो अमेरिका का ही प्रभाव, कब्जा उसके ऊपर था। दूसरा, उसने जापान के संविधान में लिखवा दिया, उसको पता था कि जापान के लोग देशभक्त बहुत हैं। अगर आज के समय में आपसे ये पूछा जाए कि विश्व के सबसे ज्यादा देशभक्त किस्म के लोग कहां हैं, आपको इंडिया में सभी बोलेंगे कि अरे हम तो बहुत बड़े देशभक्त हैं, बहुत बड़े देशभक्त हैं। वो दिखावे वाले देशभक्तों की नहीं, रियल देशभक्त अलग होते हैं। ठीक है, वो केवल चू चपड़ करते हैं, माइक पे आकर के भाषणबाजी करते हैं, बकवास करते हैं, वो नहीं होता देशभक्त। देशभक्त वो होता है जो सच में ही देश के विकास के लिए सही तरीके से कार्य कर रहा, किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना, राजनीति से हटकर। आज के समय में अगर सबसे ज्यादा देशभक्ति की भावना देखी जाती है, भारत में भी है, लेकिन वो दो देश हैं, एक जर्मनी और जापान, जिसमें पहले से ही अपने देश के प्रति एक अलग किस्म का लगाव इनका रहता है, एक अलग किस्म की देशभक्ति में रहती है। सोचिए, जर्मनी और जापान कोई बड़े देश नहीं थे। जर्मनी इतना सा देश था, लेकिन 2 बार उसने विश्व युद्ध करा दिया उस एक अकेले देश ने, और 2 बार विश्व युद्ध कराया ही नहीं बल्कि दांत खट्टे कर दिए थे सब बड़ी बड़ी महाशक्तियों के। और सोचिए, जर्मनी में आज भी केवल जर्मन भाषा ही बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा सीखना एक उनका विकल्प है। वो सीखे तो सीखे, ना सीखे तो ना सीखे, सारे काम जर्मन में होते हैं। उसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महाशक्ति है, अंग्रेजी भाषा को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। हम यहां से दूसरे लोग जब जर्मनी में काम करने जाते हैं तो उनको जर्मन भाषा सीख करके जाना जरूरी है, एग्जाम देना पड़ता है कईयों को। तो सोचिए, तो वो देशभक्ति की एक अलग मिसाल थी। जापान में भी इसी तरीके की देशभक्ति, खतरनाक किस्म की देशभक्ति। तो अमेरिका को यह समझ में आया कि यार कि जापान को अगर कंट्रोल करना है ना, तो इनके देशभक्ति, इनके लोगों के दिमाग को ही बदल दो। इनके दिमाग में एक चीज डाल दो कि देशभक्ति का मतलब युद्ध नहीं करना, देश का विकास करना, अपने देश के डेवलपमेंट करने, लेकिन उसमें हमें युद्ध नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें परमाणु हथियार नहीं रखने, परमाणु बम नहीं बनाने हैं, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग देश के विकास में करना है। और अमेरिका ने तो इस तरीके से बनाया था कि जापान
ध्वस्त हो जाए, तबाह हो जाए। लेकिन अमेरिका को जापानियों की देशभक्ति का अंदाजा नहीं था। उन्होंने इस चीज को सकारात्मक लेते हुए जापान ने अपना इतना अधिक विकास किया कि आज के समय में वो टक्कर देता है बड़ी बड़ी महाशक्तियों को। टॉप सुपर 5-6 महाशक्तियों में जापान भी आता है, जबकि इतना सा देश है, इतना अमीर, इतना विकसित राष्ट्र है। वो देशभक्ति वहीं से आई। हालांकि थोपी गई थी, उनके ऊपर संविधान थोपा गया, लेकिन उन्होंने उसको अच्छे से एक्सेप्ट किया। और जापान की परमाणु सुरक्षा वो अमेरिका करता है। अगर जापान के ऊपर कोई हमला होगा, परमाणु बम गिरेगा, तो उसके बदले में अमेरिका जापान की रक्षा करेगा, जापान की मदद करेगा, परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। इस तरीके की चीजें प्रारंभ से ही अमेरिका ने तय कर दी थी। तो भारत कहता है कि हम सुरक्षा के मुद्दे पर जापान की भांति अमेरिका से परमाणु सुरक्षा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इससे भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है ना, ये प्रभावित होगी। अगर हम किसी से परमाणु बम अपनी सिक्योरिटी करवा रहे हैं, इंतजाम करा रहे हैं, तो वो भारत में आकर के हस्तक्षेप करेगा, इंटरफेयर करेगा, हमारी संप्रभुता का हनन होगा, हमारी सोवरेनिटी का हनन होगा, हमारी विदेश नीति स्वतंत्र नहीं रह पाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, हमें ये चीज नहीं चाहिए, है ना, ये चीज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हमने क्लियर कर दिया। अब जैसा कि होना था वैसा ही हुआ भी। यहां पर भारत ने जैसे परमाणु विस्फोट किया, परमाणु विस्फोट करते ही पूरे विश्व के देश भारत के खिलाफ आ गए। खास करके चीन आ गया, अमेरिका आ गया, पाकिस्तान आ गया। देखिए, पाकिस्तान ने बोला, कितनी विचित्र सी बात है, बड़े ध्यान से समझना। पाकिस्तान ने बोला कि भारत तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहता है, हम तो डर गए, हमें तो डर लग रहा है भारत से, कहीं हम पर हमला ना कर दे, परमाणु बम ना गिरा दे, हम तो पहले से ही मदद मांगते थे, अमेरिका चीन हमारी रक्षा करो, हाय हाय मर गए। मतलब इस तरीके का उसने हंगामा सा करा, ड्रामे से उसने करे। उसने ये दिखाना चाहा कि देखो भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, जबकि पाकिस्तान भी तैयार था। पाकिस्तान 1980 के दशक में जो परमाणु शक्ति हासिल कर चुका था, उसके क्षमता तैयार कर चुका था, उसको परमाणु बम उसने भी बना लिया था। वो बस इंतजार में था कि कब भारत पहले करे, ताकि सारा दोष भारत पर आ जाए और पाकिस्तान उस बात से निकल करके चला जाए। भारत के परमाणु परीक्षणों के कुछ ही दिनों के बाद, मार्क कीजिए, सुनिएगा बड़े ध्यान से, कुछ सालों के बाद नहीं, कुछ सालों के या कुछ दशकों के बाद की बात नहीं कर रहे, कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया। अब ये चीज सोचनीय बात है, ये सोचने वाली बात है कि अगर पाकिस्तान ने भारत के परमाणु परीक्षण करने के कुछ ही दिनों बाद परमाणु हथियार का सफल परीक्षण किया, तो क्या पाकिस्तान विश्व के किसी दूसरे ग्रह से उतरा हुआ देश है? कोई किसी दूसरे ग्रह की टेक्नोलॉजी लेकर के आया जो इसने कुछ ही चंद दिनों के अंदर परमाणु बम बना लिया? पाकिस्तान ने बोला कि हमने तो परमाणु परीक्षण इसलिए किया क्योंकि भारत ने किया, हम तो बना ही नहीं रहे थे, हमने तो भारत से बचाव के लिए किया, क्योंकि भारत हमारा दुश्मन है, भारत हम पर हमला कर सकता है, तो इसलिए हमने परमाणु बम बनाया। और इस तरीके का एक गजब किस्म का उन्होंने तर्क दिया। लेकिन सोचने वाली बात थी कि 3-4 कुछ ही दिनों के अंदर आपने परमाणु बम बना भी लिया, टेस्ट भी कर लिया, वाह कितनी गजब की टेक्नोलॉजी यार, फिर तो तुम्हें दुनिया की महाशक्ति तुम्हें होना चाहिए। चीन और अमेरिका तो एवं ही बने हुए महाशक्ति, असली दादा तो पाकिस्तान को होना चाहिए। तो वहां से इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई। पीछे की पोल पट्टी ये खुल गई कि चीन पाकिस्तान को परमाणु तकनीकी और ईंधन दोनों प्रदान कर रहा था, अमेरिका पाकिस्तान को पैसा दे रहा था, फंडिंग दे रहा था। उस फंडिंग का प्रयोग परमाणु बम बनाने के लिए उसने कर लिया था। और क्योंकि अगर भारत के बाद उसने परमाणु परीक्षण किया तो विश्व की सहानुभूति उसके साथ थी, क्या कि चलो उसने तो अपने बचाव के लिए किया है, क्योंकि भारत के पास है तो पाकिस्तान के पास भी होना चाहिए, ताकि उसको वो सहानुभूति मिल जाए और उसके ऊपर वो खतरनाक तरीके के प्रतिबंध ना लगे। अब चूंकि जो पहली बार करता है उसको ही इस चीजों का सामना भी करना पड़ता है। भारत ने पहला परीक्षण किया तो भारत के ऊपर बहुत भयंकर आर्थिक प्रतिबंध लगे। ठीक है, कई सारे प्रतिबंध लगे। किस तरीके से लगे? जैसे कि अमेरिका ने आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगाए, जापान ने भारत से अपना राजदूत वापस बुला लिया, ऑस्ट्रेलिया ने अपना उच्चायुक्त उसको वापस बुला लिया,
चीन ने तो सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में भारत के विरुद्ध एक प्रस्ताव लाकर के उसके खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाने की डिमांड की। सोचिए ये प्रस्ताव कौन लेकर के आ रहा है? चीन लेकर के आ रहा है। कौन? चीन, जिसके पास खुद परमाणु हथियार है, कितने सैकड़ों की संख्या में है, और जो भारत पर हमला कर चुका है, वो भारत के खिलाफ प्रस्ताव ला रहा है कि भारत ने परमाणु हथियार कैसे बना लिया। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा तिलमिलाहट उसको लगी। क्यों लगी? क्योंकि अब वो समझ गया चीन कि अब 1962 जैसा माहौल नहीं रहा। अब वो भारत को डरा नहीं सकता, भारत को धमका नहीं सकता, जब मन आए हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अब भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं, और परमाणु हथियार ही नहीं, उनको दूर तक मार कर सकने वाले प्रक्षेपास्त्र भी हैं, और हवा में ही किसी दूसरे के हथियारों को मार गिराने के लायक ऐसी तकनीक भी है। तो चीन तिलमिला उठा, उसका सपना उसको टूटता हुआ दिखाई दिया, जो 5 फिंगर पॉलिसी के तहत जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख को अपना कब्जा जमाने के लिए वो सोचे हुए बैठा था। ये चीज रही। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रतिबंध भारत पर लगे। अमेरिका ने खूब रिस्ट्रिक्शन लगाए, भारत ने हंस करके सहा। वो गाना है ना एक, शायद कमल हसन का गाना है, जितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के करेंगे, हंस हंस के सहेंगे हम सनम, ऐसे है, जितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम। तो भारत ने वही दिखाया कि भाई पूरा वर्ल्ड जितना सितम करना है कर लो, हम हंस के सहेंगे, लेकिन हम हमारी सुरक्षा को कम नहीं करेंगे, हमारे सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से हम उससे समझौता नहीं करेंगे। यानी प्यार ना होगा कम मतलब अपने देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने सारे प्रतिबंधों को एक्सेप्ट किया, लेकिन इसके साथ साथ विश्व के में एक बहुत बड़ा संदेश गया, एक बहुत बड़ा मैसेज भी गया। वो ये गया कि अब भारत को गंभीरता से पूरा विश्व लेगा। ठीक है, भारत की विदेश नीति के लिए, भारतीय विदेश नीति के लिए इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया, और एक लंबी छलांग इसको माना गया भारत की विदेश नीति के लिए। पूरे विश्व को यह पता चल गया कि भारत कमजोर नहीं है, और इस परमाणु परीक्षण ने वैश्विक स्तर पर एक भारत को एक महाशक्ति के तौर पर उभरते देश के रूप में तो दर्जा दिलाया ही, साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ के अंदर हमारी दावेदारी ठोक दी गई। यूएनओ के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उस सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, इस सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता है, इस स्थायी सदस्यता के लिए हमारी दावेदारी अब उभर करके आने लगी। अब हमने भी बोला कि हाँ भी 5 महाशक्तियां हैं, ठीक है, परमाणु बम है, ठीक है, सब चीज हमारे पास भी, बताओ क्या नहीं है हमारे पास? तो महाशक्ति, सुपर पावर हम भी हैं, तो हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट जगह चाहिए। तो भारत के इस बढ़ते हुए दर्जे पर इस परमाणु परीक्षण ने भारत को यह दर्जा दिलाया। इससे पहले भारत इस तरीके की डिमांड पुख्ता तौर पर नहीं कर पाता था, सुधार की बात करता था, लेकिन जैसे परमाणु परीक्षण 2 पोखरण हुआ तो भारत की दावेदारी मजबूत हो गई, और आज के समय में भारत किसी भी महाशक्ति से कमजोर नहीं है। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, और भी इसके आगे नए पार्ट आते रहेंगे रेगुलर, टाइम टू टाइम जो है, इसके जो बाकी के पेंडिंग एरियाज हैं, बाकी के पेंडिंग क्लासेस हैं, वो ऐसे ही मेगा मैराथन सेशन में आते रहेंगे। उनके लिंक अगर चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए या फ्री पीडीएफ चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर पाएंगे, डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट के सब चीजें यहां पर हैं। ठीक है, जब भी कांटेक्ट करें करना। और अनअकैडमी का कोर्स अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा, LYLIVE, इस कोड को अप्लाई करके लेना। आपको मैं 1-on-1 गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिना मैनेजर असिस्टेंट के डायरेक्ट बात आपकी मेरे से होगी जब भी कॉल करेंगे। कॉल बैक आपको मैं ही करूंगा, अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया तो विद इन 36 आवर्स आपके पास मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा। ठीक है,
क्योंकि एक टीचर ही आपको सही गाइड कर सकता है, मैनेजर असिस्टेंट से गाइडेंस नहीं मिल सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में आप कोर्स लेने के बाद फिर परेशान होते हैं कि सर हमने तो फलाना फलाना कोर्स से ले लिया लेकिन अब गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करें। तो उसमें हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है, जब भी सब्सक्रिप्शन लें एक बार मेरे से कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना है, बात जरूर कर लेना है, डायरेक्ट बात होने पर ही लेना। बाकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो हेल्प भी हम कर देंगे। आप फाइनेंशियली वीक हैं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो भी मैं अपनी गारंटी पर आपका एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन करा दूंगा, ईएमआई पर, बड़ी ही कम ईएमआई पर। जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट मेरे से हो पाएगी वो सपोर्ट, वो हेल्प मैं आपके लिए एग्जाम पास होने तक करूंगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने देंगे। कोड लेकिन याद रखना है LY लाइव, जब भी कोर्स ज्वाइन करें कोड यही लगाना है LY लाइव, ठीक है। हर हफ्ते नए बैच आते हैं, ये मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, ये आप देख लीजिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड याद रखना है आपको, इसका नाम है LYLIVE, रेफरल कोड याद कर लीजिए बस। आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस रेफरल कोड में है। बाकी मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ है, वहां से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। एक हाई जोश बनाए रखना है, लाइक शेयर करते जाना यार, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, आप लाइक शेयर नहीं करते। और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, इतने डिटेल में क्लास कहीं से नहीं मिलेगी आपको। और हाउस द जोश का आंसर देंगे सभी लोग, हाउस द जोश आंसर आना चाहिए, हाई सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही हाई जोश आपको बनाए रखना है, इसी हाई जोश के साथ रहना है, ठीक है। चलिए, तो इसी हाई जोश के साथ क्लास को एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं जल्दी ही नए नए सेशंस, नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई वीडियोस आपके लिए रेगुलर इस तरीके की मेगा मैराथन सेशन क्लासेस में लाता रहूंगा। चलिए, आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।